हम्म। आप लोगों को आज इतना सारा पढ़ना है, ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर या जीन। दूसरा आज पढ़ना है आपको सप्लीमेंट्री फैक्टर। तीसरा है आपका एपिस्टैसिस में डोमिनेंट एपिस्टैसिस और रेसिव। और चौथा है आपका डुप्लीकेट जीन। पांचवा है मल्टीपलेलिज्म। छठवां है प्लियोट्रॉपी। सातवां लीथल जीन है। और आठवां क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इतने सारे आज आप लोगों को टॉपिक क्लियर रखने हैं, ठीक है। पहला आप लोगों को पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर या जीन। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, जैसे तुम और मैं हूँ, एक दूसरे के आमने सामने हैं। तुम भी होमोलॉगस पेयर क्रोमोसोम, मैं भी हूँ। मेरे पे जो जीन है वही मेरा कॉम्प्लीमेंट्री तुम पे है, ठीक है। जैसे मेरे पे जिस पोजीशन पे आई कलर का जीन है, तो मेरा ही कॉम्प्लीमेंट्री तुम्हारे पे क्या होगा, आई कलर का जीन होगा। तो इस प्रकार के जीन को क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर या जीन। ये दोनों क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ठीक है, एक दूसरे के क्या है, समान है। मान लीजिए यहाँ पे दो या दो से अधिक आपके जीन यहाँ पे पाए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पाए जा रहे हैं, क्या है, आपके जीन है। तो ये सपोज दैट अगर ये जीन आई कलर के लिए है, तो इसी का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे ये भी किसके लिए होगा, आपका आई कलर। ये नोज शेप के लिए है, तो ये भी किसके लिए हो जाएगा, नोज शेप के लिए। ये स्किन कलर के लिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्किन कलर का। मतलब ये जीन इसके सामने आमने सामने जो सेम आपके लोकेशन पे है, एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। किसी भी आपका जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है, उस पे दो या दो से अधिक जीन अगर सामने वाले होमोलॉगस क्रोमोसोम पे सेम लोकेशन पे सेम जीन पाए जाए, तो उसे एक दूसरे का क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, ठीक है। लिख लो पहला, कॉम्प्लीमेंट्री लिखो, पहला डालो हेडिंग कॉम्प्लीमेंट्री। फैक्टर का मतलब क्या होता है, जीन ही ना। इसको मेंडल फैक्टर कहते थे, बाद में इसी को क्या कहा गया, जीन, ठीक है। चलो लिखो, लिखो भाई कॉम्प्लीमेंट्री लिख लो। तो कहाँ गया कॉम्प्लीमेंट्री, लिखो। इसको सर्वप्रथम डिस्कवर किए थे बेटसन और पूनेट ने। और जो स्वीट पी होता है, जिसको लेथाइरस ओडोरेंटस बताए थे, गार्डन पी नहीं, स्वीट पी पे सर्वप्रथम इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री देखा कि एक उसका जो होमोलॉगस पेयर क्रोमोसोम है, उन दोनों पे दो से अधिक जीन जिस चीज के लिए यहाँ पे वर्क करते, वही सेम पोजिशन पे वहां पे करते हैं। तो उसको उन्होंने किसने किया था, बेटसन और पुनेट ने। लिखो, इट वॉज, ये पूछता है, इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई बेटसन और पुनेट नामक साइंटिस्ट थे। बेटसन एंड पुनेट, बेटसन और पुनेट नामक साइंटिस्ट ने इसको सर्वप्रथम क्या किया था,
डिस्कवर किया था, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? एक्सपेरिमेंटल प्लांट क्या लिया था बेटा? स्वीट पी। क्या लिया था? स्वीट पी। स्वीट पी, जिसको क्या बोलेंगे? लेथाइरस ओडोरेंटस। स्वीट पी का फ्लावर कलर लिया था। ई बनता नहीं पता नहीं क्यों इससे। लिखो लेथाइरस ओडोरैंथस। स्वीट पी का बॉटेनिकल नेम है लेथाइरस ओडोरेंटस। और इन्होंने इसका जो रेशियो पाया था बेटा, ये रेशियो आपका होता है 9:7। 9:7। ये आया कैसे? कहाँ गया भाई? इन्होंने स्वीट पी का क्या लिया? फ्लावर का कलर। दो कलर लिया था, एक पर्पल लिया था, एक व्हाइट। तो पर्पल के लिए यहाँ दो जीन थे, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल पी, कैपिटल पी। ठीक है, ये पर्पल कलर के लिए था। स्मॉल सी, स्मॉल सी, स्मॉल पी, स्मॉल, ये वाइट के लिए दिया गया था। ठीक है, और इन दोनों का गैमेट बनाया गया। जब गैमेट बनेगा तो क्या होगा? यहाँ कैपिटल सी, कैपिटल पी, यहाँ स्मॉल सी, स्मॉल पी। इन दोनों में क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल पी, स्मॉल पी। और इन्हीं गैमेट में क्या करा लेंगे? सेल्फिंग कराएंगे बेटा। तो जब सेल्फिंग कराएंगे, देखो अच्छा गैमेट कैसे बनाते हैं, यहाँ देख लो, ये चीज है ना, इसी को गैमेट हम बनाएंगे तो ऐसे लिखेंगे। देखो सी और सी है, अब पी और स्मॉल पी है, इंटू फिर क्या है? सी, स्मॉल सी, कैपिटल पी, और यही है ना। तो इसमें गैमेट में देखो ये दो चीज लिख लेंगे और इन्हीं दोनों में क्रॉस कर देंगे। जैसे ये कैपिटल हो गया और ये स्मॉल सी। ठीक, क्या बचा है? यही बचा है ना। तो एक बार इसका कैपिटल पी से करेंगे, एक बार स्मॉल पी से। इसी तरीके से इसमें फिर इसी चीज को करो, कैपिटल पी और स्मॉल पी। अब लो गैमेट बनाओ, कैपिटल सी, कैपिटल पी, कैपिटल सी, स्मॉल पी, फिर क्या बन जाएगा? स्मॉल सी, कैपिटल पी, स्मॉल सी, स्मॉल पी। 4 गैमेट बन गए। इसी तरीके से आपका गैमेट बनता है, समझ रहे हो? इसी तरीके से इस वाले को करोगे तो 4 4 8 बन जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके गैमेट बनते हैं। अगर गैमेट ना बनाना आए तो इस तरीके से बना सकते हो। इसकी आप सेल्फिंग करवा दोगे बेटा, तो जब आप इसकी सेल्फिंग करवाएंगे तो ये वाला जो नहीं होता बोर्ड, उसमें आप लोग सेल्फिंग करवा लेना, मैं यहाँ लिख देती हूँ, उसमें भर लो। ठीक है, कितना है? 4 है ना। जैसे आप सेकेंड वाले लॉ को किए थे, 4 लिख दो, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 और 4, ये चारों इसमें डाल दो। ये जो आप गैमेट बनाए नहीं है, यही गैमेट भरो इसमें। क्या है? कैपिटल पी, दोनों कैपिटल कैपिटल है, कैपिटल स्मॉल है, फिर क्या है? स्मॉल कैपिटल है, फिर क्या है? स्मॉल और स्मॉल। इसी चीज को इधर कर दो, कैपिटल कैपिटल। ये कैपिटल बड़ा लिख लो भाई, लग रहा है छोटा है। ठीक, फिर कैपिटल स्मॉल है, फिर क्या है? स्मॉल कैपिटल है, फिर स्मॉल पी और स्मॉल। इस सारों को इसमें सब करवा दोगे तो लास्ट में आपका रेशियो आएगा 9:7। 9 आपका एक जैसा होगा और 7 आपका एक जैसा होगा। ठीक है, इसको करिए। 9 आपका पर्पल आएगा, पर्पल, और 7 आपका व्हाइट आएगा। आप लोगों को इसमें से कुछ नहीं पूछता है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री जीन में से मैंने इतना बता दिया, इसमें से कुछ नहीं पूछता है। बस पूछता है क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री जीन को किसने डिस्कवर किया था, कॉम्प्लीमेंट्री जीन किस प्लांट पे इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसका रेशियो कितना आता है, और कुछ नहीं पूछता। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, किसने इसको सर्वप्रथम डिस्कवर किया था, किसमें कौन चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया गया था। मोस्टली ये वाले क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ये और डिस्कवर वाला, ये 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं।
इससे बाहर आएगा ही नहीं। ये 3 क्वेश्चन आप याद कर लोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन को डिस्कवर किसने किया था और किस प्लांट पे इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसका रेशियो कितना आता है, ये चीजें आप लोग इसमें भर लीजिए। हम करवाएंगे नहीं, करवा चुके हैं। इसको करो, अभी सबका देखती हूँ, करो इसको। ये मैंने जीन बना दिया चारों का, गैमेट्स गैमेट्स इधर मैंने शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे आप लोग करिए, करो इसको। लिखो लिखो लिखो, इसको यहाँ तक लिखिए और ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। तो ये आपका क्या है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री जीन होता है। जिसमें बेटा डबल सी छोटा हो, डबल पी छोटा हो, ये हमेशा वाइट बनाएंगे, ठीक है। और बाकी जितना बचता है वो क्या हो जाएगा, पर्पल कलर। डबल सी डबल पी देखो किसमें है, छोटा वाला, 1 हो गया, डबल सी ये 2 हो गया, डबल पी 3 हो गया, फिर क्या है 4 हो गया, 5 हो गया, फिर कहाँ गया 6 हो गया, 6 के बाद ये 7 हो गया, 7 हो गया ना। और बाकी सब में देखो नहीं है, तो 7 तो ये हो गया, बाकी कितने बचे 9, 9 पर्पल और 7 वाइट हो गए। लिखिए इसमें। जिसमें या तो डबल पी हो एक साथ, या तो डबल सी एक साथ हो, या तो दोनों साथ साथ में हो, वो आपका क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। तो डबल पी डबल सी एक तो 1 हो गया, डबल पी को वही लेके ढूंढो, ये इसमें है नहीं, इसमें क्या है डबल सी है, 2 हो गया। इन्हीं दोनों में से कोई एक पेयर होना चाहिए, 1 हो गया, ये 2 हो गया, देखिए ये 3 हो गया, आ जाओ इधर 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 इधर, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। और देखो कहीं है नहीं ना, 7 ये हो गए, 7 वाइट, बचा कितना 9 पर्पल। करिए करिए करिए, इसको जल्दी करिए। कॉम्प्लीमेंट्री जीन को डिस्कवर सर्वप्रथम बेटसन और पुनेट ने किया था। उन्होंने स्वीट पी पे इन्होंने क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया स्वीट पी पे जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं उसपे एक या एक से अधिक आपके जो जीन होते हैं एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर ये भी आई कलर को करेगा तो वो भी आई कलर को ही प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस प्रकार के कॉम्प्लीमेंट्री जीन को क्या कहा गया है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन या फैक्टर, और इसका रेशियो कितना है 9:7। और इन्होंने क्रॉस क्या करवाया था, कलर ले लिया था व्हाइट और पर्पल कलर और इनकी सेल्फिंग कराई थी, इस तरीके से आपके 9:7 रेशियो आते हैं। तो आपको बस 3 चीजें याद रखनी है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन को किसने डिस्कवर किया था, बेटसन और पुनेट ने। ईयर दिया है कि नहीं दिया है जी, ईयर नहीं दिया है क्या, 1 मिनट को देखो, आजकल तो ईयर बड़ा पूछता है, देखिए ईयर कहीं लिखे हैं, अच्छा देख लेना कब ईयर, अगर तुम लोग के पास मिल जाएगा तो ईयर डाल लेना, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन को फर्स्ट टाइम किस ईयर में डिस्कवर किया गया था, उसको ढूंढ के डाल लेना, ठीक है।
और इसको किस प्लांट पे किया गया है, लेथाइरस ओडोरंटस, जिसको स्वीट पी बोलते हैं, और इसका रेशियो 9:7 है। बस इतना याद रखिएगा। चलिए दूसरा लिखिए आप लोग, सप्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, सप्लीमेंट्री जीन। सप्लीमेंट्री जीन में होता है क्या बेटा, एक जीन जो होता है अपने आप को, देखो किसी भी क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन होते हैं, तो एक जीन अपने आप के करेक्टर को एकदम इंडिपेंडेंटली क्या करता है, प्रदर्शित करता है। पर जो दूसरा जीन तभी प्रदर्शित करेगा जब पहला उसके साथ क्या होगा, प्रेजेंट होगा तब। इसी को कहते हैं सप्लीमेंट्री। समझ में आया? जैसे दो दोस्त हैं, एक क्या है, दोनों में एक पढ़ने में बहुत तेज है, दूसरा भी तेज है, पर उसको क्या है, पहले का हमेशा सहारा लेके चलता है। ठीक है, तो अगर कहीं डिबेट होता है तो पहला जो दो दोस्त जो अपने आप को इंडिपेंडेंटली अपने आप को स्पीच करने के लिए प्रोसीड कर सकता है, वहां कर लेता है, पर दूसरा जब वहां खड़ा होता है तो हमेशा पहले वाला का क्या लेगा, सहारा। यार थोड़ा सा तू बता दे कोई टॉपिक तो फिर मैं उसी पे बोलूंगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में हमेशा जो दो जीन होंगे, जिसमें पहला जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, पर दूसरा जीन तब एक्सप्रेस करेगा जब पहला प्रेजेंट होगा। समझ गए? तो ऐसे जीन को क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री जीन। ठीक, उसका रेशियो होता है 9:3:4। चीजें याद रखनी है कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ मैचिंग में आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री का रेशियो दे देगा 9:7, सप्लीमेंट्री का रेशियो 9:3:4। उसके बाद आपका फिर पूछेगा इपिस्टैसिस में डोमिनेंट का रेशियो का क्या हो गया, इसी तरीके से सारा देगा। फिर आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेकेंड लॉ में, जिसमें आपका 9:3:3:1 है, इस तरीके से सारे रेशियो दे देंगे, एक सामने पूरे नेम। आपको मैचिंग कराना होगा, जब रेशियो पता रहेगा किसका क्या है तब ना, इसीलिए। तो आप चलिए दूसरा लिखिए, सप्लीमेंट्री जी। लिखो सप्लीमेंट्री जी। सप्लीमेंट्री फैक्टर या जीन। अगर आप भूल रहे हो तो इस चीज को जहां आप नोट बना रहे हो छोटे से करके लिख लो कि एक जीन अपने कैरेक्टर को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है इंडिपेंडेंटली, पर दूसरा पहले के प्रेजेंस में करता है। ठीक है, अगर भूल जाते हो चीजों को तो अपने नोट्स में हिंदी में लिख लो। इतना तो दिमाग लगा सकते हो ना, इतनी हम चीजें नहीं बताएंगे कि जो चीजें अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं, थोड़ी टफ है कि बाद में भूल जाएंगे, उस चीज को जहां भी लिख रहे हो बॉक्स बनाओ, फटाफट हिंदी में थोड़ा सा लिख लो कि बाद में पढ़ो तो चीजें याद हो जाए। ठीक है, लिखिए सप्लीमेंट्री जीन का। एक मिनट रुको बेटा। लिखो इन दिस केस, इस केस में वन फैक्टर alone is sufficient to express या to produced a traits are character independently, but the second को बोलते हैं सप्लीमेंट। जो सेकेंड सप्लीमेंट्री फैक्टर है, या फैक्टर से अच्छा सप्लीमेंट्री लिखो। द सेकेंड सप्लीमेंट्री फैक्टर produced its effect नहीं, itself effect only in the presence
ऑफ फर्स्ट फैक्टर। देखो ध्यान से, इन दिस केस में जो पहला फैक्टर है वो एलोन एंड सफिशिएंट टू प्रोड्यूस ट्रेट्स एंड कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली, कि जो पहला आपका फैक्टर होता है या जीन जो है वो अपने आप को अकेला ही अपने जो उसका ट्रेट्स हो या जो कैरेक्टर हो उसको इंडिपेंडेंटली क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर दे रहा है। परंतु जो बट द सेकेंड, जो सेकेंड आपका क्या है फैक्टर, इसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। फर्स्ट जो सप्लीमेंट्री है वो अपने आप को क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर दे रहा है अपने ट्रेट्स या कैरेक्टर को। अगर वो लाल है तो लाल दिखा दे रहा है, ठीक है, ग्रीन है तो ग्रीन दिखा दे रहा है। परंतु जो दूसरा है आपका सेकेंड फैक्टर है वो प्रोड्यूस इटसेल्फ इफेक्ट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट फैक्टर। अपने आप को तभी वो प्रोड्यूस करता है या ट्रेट्स को तभी प्रोड्यूस करेगा जब फर्स्ट फैक्टर वहां पे क्या हो, प्रेजेंट हो। इसी को कहते हैं सप्लीमेंट्री जीन या सप्लीमेंट्री फैक्टर। चलो लिख लीजिए, इसमें इसका रेशियो लिखो बेटा, इसका रेशियो लिखो। इसका रेशियो 9:3:4। वैसे कुछ पूछता नहीं इसका रेशियो है, पर इसका रेशियो कैसे आया इसको भी लिखवा देती हूँ, लिख लो। इसमें आपका एग्जाम्पल है कोट कलर, कोट कलर ऑफ माइस है क्या, माइस नहीं माउस, माउस। एक माउस लिए, इसका कलर ब्लैक रखें और एक का कलर कैसा रखे हैं, एल्बिनो, एल्बिनो, एल्बिनो कलर, ब्राउनिश में थोड़ा सा, स्मॉल सी कैपिटल ए, ठीक है। यहाँ कैपिटल सी स्मॉल ए, और इसका बना देंगे इस तरीके से, इसका बन जाएगा इस तरीके से, फिर इन दोनों में क्रॉस करा देंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कैपिटल स्मॉल, और ये जो कलर आता है इसको बोलते हैं गाउटी कलर यही है ना जी, हाँ ये गाउटी कलर। ये F1 जनरेशन में, और इसी की हमने क्या कराना है, सेल्फिंग। जब सेल्फिंग करा लेंगे तो यहाँ गैमेट बना दो जी, इसका गैमेट बनाओ, सी स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए। तो ये क्या करेंगे, कैपिटल सी स्मॉल सी, इन दोनों का करो यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर क्या हो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए। लो बनाओ गैमेट, कैपिटल सी कैपिटल ए, कैपिटल सी स्मॉल ए, स्मॉल सी कैपिटल ए, स्मॉल सी स्मॉल ए। अब इसको इन चारों गैमेट को इसी बॉक्स में भरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लो रखो यहाँ पे कैपिटल सी कैपिटल ए, फिर क्या है कैपिटल सी स्मॉल ए, फिर क्या है स्मॉल ए कैपिटल, फिर स्मॉल और स्मॉल, यही है ना। इसको इधर रख दो, लो क्रॉस करवा दोगे तो क्रॉस में आएगा 9:3:4, जिसमें 9 आपका ब्लैक हो जाएगा, ठीक, 9 क्या हो जाएगा आपका, एगाउटी होगा पहले, एगाउटी हो जाएगा, 3 आपका ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा है, एल्बिनो ना, एल्बिनो ही है ना, हाँ। ये इसका रेशियो आ जाएगा बेटा, आपको कुछ नहीं याद करना है, बस यही याद रखना है, रेशियो याद रखना है। फिर भी मैंने इसको करा दिया कि पता रहे कहाँ से आ रहा है। और इस तरीके से गैमेट बनता है। अगर यहाँ आप गैमेट नहीं बना पा रहे हो तो गैमेट ऐसे बना के यहाँ पे इसको रख के ही क्रॉस करना होता है, इसलिए मैंने गैमेट का बता दिया। तो सप्लीमेंट्री जीन कहते हैं जब एक जीन अपने करेक्टर को इंडिपेंडेंटली अकेले अलाउन एक्सप्रेस कर दे, पर जब दूसरा रहे तो पहले के प्रेजेंस में करे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्या है, एपिस्टेसिस ना, समझ में आ रहा है कि नहीं सबको, कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आया, सप्लीमेंट्री समझ में आया कि नहीं। इसके बाद एपिस्टेसिस, क्योंकि एक एक नंबर के डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। अभी जैसे आप
जेनेटिक्स खत्म होगा। जेनेटिक्स काफी बड़ा चैप्टर है, ठीक है। मैं इसी में म्यूटेशन, लिंकेज, क्रोमोसोमल थियरी सब मैं इसी में करवाऊंगी, ठीक है। जेनेटिक्स में ही सब मैं लगा के करवा दूंगी, अलग अलग से कुछ नहीं पढ़ाऊंगी। जेनेटिक्स में पूरा एक हो जाएगा, काफी बड़ा चैप्टर है पर हो जाएगा। चलो, म्यूटेशन वगैरह मैं सब इसी में करवा दूंगी, डिसऑर्डर वगैरह, मेंडेलियन, नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर सब इसी में पढ़ाऊंगी। हो गया। अब आप लोग डालिए एपिस्टेसिस। देखो बेटा, एपिस्टेसिस में क्या होता है, दो जीन है, ठीक है। दो जीन है जिसमें एक जीन दूसरे जीन को क्या कर देता है, उसके करेक्टर को मास्क कर देता है, ढक लेता है, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करने नहीं देता। वो उसके करेक्टर को क्या करेगा, दबा देगा। तो इसका मतलब क्या है, दो दोस्त हैं, ठीक है। या तो ऐसे मान लो कि कोई गली का गुंडा है जो अपने आप को बहुत बड़ा तानाशाह भाई, तो पूरे गली वालों को दबा के ही तो रखेगा। तो उसका क्या है, वो एपिस्टेसिस कर रहा है। वो जो गुंडा है वो एपिस्टेसिस में क्या है, वो डोमिनेंट है, समझ रहे हो। तो दो चीजें उसमें, एक हाइपोस्टेसिस आएगा, एक आपका आता है एपिस्टेसिस, ठीक है। तो जो एपिस्टेसिस होता है वो गुंडा है, और हाइपो जो दब गया है वो हम लोग हैं, ठीक है। तो जो फिनोमिना है उसको बोलेंगे एपिस्टेसिस, और जो जीन है उसको एपिस्टेसिस फैक्टर या जीन। साफ साफ शब्दों में ये है कि अगर कोई जीन दूसरे जीन के करेक्टर को मास्क कर ले, ढक ले या दबा दे, तो उसे उस चीज को हम क्या करते हैं, एपिस्टेसिस कहा जाता है। चल, ये बार बार क्वेश्चन आपको मिलता है एपिस्टेसिस वाला, ठीक है। लिखिए, तीसरा है ना ये एपिस्टेसिस, लिखो। या इसी को बोलते हैं इनहिबिटरी जीन, या इसी को इनहिबिटरी जीन। इनहिबिटरी का मतलब क्या होता है, इनहिबिशन का मतलब होता है छिपा देना या ढक लेना या दबा देना, यही सारी चीजें होती है ना। चलो लिखो इसको। और ये कब होगा बेटा, इसमें एलिस कैसे टू नॉन एलिक जीन होगा, कोई ऐसा जीन नहीं होगा। ये वाला एलिक होता है ना, ऐसा जीन नहीं, या तो ये रहे या तो ये रहे, या तो डोमिनेंट रहे या तो रिसीव, इसको बोलेंगे नॉन एलिक जीन बोलते हैं, या फैक्टर। इन फैक्टर में अगर कोई एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को क्या कर दे, इसके करेक्टर को मास्क कर दे, ढक दे, और अपने आप को एक्सप्रेस कर दे, तो उसको कहते हैं एपिस्टेसिस। जो जिसने अपने करेक्टर को शो किया है वो एपिस्टेसिस, और जो ढक गया बेचारा ये हाइपोस्टेसिस, ठीक है। यहाँ लिखिए, एपिस्टेसिस में लिखिए तो इन दिस इंट्रैक्शन, लिखो इन दिस केस या इन दिस इंट्रैक्शन, इन दिस, इसमें इंट्रैक्शन ऑफ, इंट्रैक्शन बिटवीन, याद रखना, टू नॉन एलिलिक, क्या है, एलिलिक नहीं है, ध्यान ये चीज याद रखिएगा, दो नॉन एलिलिक है, एलिलिक, एलिलिक जीन, ये वाले दोनों जीन है, ऐसा वाला नहीं, हाइब्रिड वाला जीन नहीं, यही तो एलिल्स है ना। दो नॉन एलिलिक जीन, टू नॉन एलिलिक जीन मास्क, मास्क या इनहिबिट, इनहिबिट्स, मास्क या इनहिबिट, आर सप्रेस्ड, तीन चीजें हैं, सप्रेस्ड, सप्रेस्ड का मतलब होता है दबा देना, द एक्सप्रेशन ऑफ, द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन, दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को क्या कर दे, मास्क कर दे या इनहिबिट कर दे या तो सप्रेस कर दे, उसके एक्सप्रेशन को, अपने आप को जो अपीयर कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को एपिस्टेसिस बोलते हैं, ठीक है। दिस फिनोमिना, चलो अच्छा एपिस्टेसिस अभी लिखवाते हैं, तो इसमें लिख लो तो द इफेक्टिव जीन जो है,
the effective gene, the effective gene is known as, जो ढक रहा है, ये जो जीन नॉन एलिलिक जो जीन है जो ढक रहा है उसको बोलेंगे इपीस्टैटिक फैक्टर, इपीस्टैटिक फैक्टर। और जो ढक जा रहा है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उसको हाइपोस्टैटिक फैक्टर। वाइल, जबकि कौन सा सप्रेस्ड जीन, सप्रेस्ड जीन या फैक्टर इज नोन एज हाइपोस्टैटिक फैक्टर, हाइपोस्टैटिक फैक्टर। ठीक है। और दिस फिनोमिना एंड सच इंट्रैक्शन, एंड इस प्रकार के इंट्रैक्शन को क्या कहते हैं, सच इंट्रैक्शन इज नोन एज एपिस्टैसिस, एपिस्टैसिस। इस प्रकार के इंट्रैक्शन को क्या कहा जाता है, एपिस्टैसिस। समझ में आ गया एपिस्टैसिस? याद रख लीजिएगा कि तानाशाह है भाई, गली गुंडा है, यही अपने आप को क्या करेगा, डोमिनेट करके रखेगा। तो जो उसकी प्रभाविता उसको कहेंगे एपिस्टैसिस फैक्टर, जिसको दबा दिया वो क्या है, हाइपोस्टैसिस। और इस तरीके के इंट्रैक्शन को क्या कहते हैं, एपिस्टैसिस कहते हैं। और ये हमेशा किसमें होगा, टू नॉन एलिक जीन, दो आपके कैसे होने चाहिए, नॉन एलिक जीन होने चाहिए, जो उसको क्या कर सकते हैं, इंट्रैक्शन बिटवीन, लिखे है ना, हाँ, बिटवीन टू नॉन एलिक जीन। चलिए लिखिए इसमें तो, एपिस्टैसिस दो प्रकार का होता है, एक हाइपो एक रेसेसिव। लिखिए तो, मेरी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। एक लिखो डोमिनेंट, डोमिनेंस एपिस्टैसिस, एक रेसेसिव एपिस्टैसिस। इसमें लिखिए out of two pairs of gene, the dominant one mask the expression of other gene pair। कहा गया है कि आउट ऑफ टू पेयर्स ऑफ जीन, ठीक है, दो पेयर जीन में से एक जो है डोमिनेंट है और दूसरे को क्या कर लिया है, ढक लिया है, उसके एक्सप्रेशन को क्या कर लिया है, ढक लिया है, दबा दिया, तो इसी को क्या कहेंगे हम, डोमिनेंट एपिस्टैसिस। ठीक है, क्योंकि इसी की प्रभाविता है इसलिए इसको क्या कहेंगे, डोमिनेंट एपिस्टैसिस। बेटा इसका रेशियो आप लोगों को याद करना होगा, 12:3:1। ठीक है, इसका रेशियो है, ये क्वेश्चन आपको मैचिंग में मिलेगा। इसका रेशियो है 12, 3 और 1, तो इसको आप कर सकते हो 12, 1, 13, 30:3। ये दोनों आप लोग को ये सारी चीजें याद करनी होगी, कुछ चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और रेशियो में क्या हो जाएगा, आउट ऑफ टू पेयर्स ऑफ जीन, आउट ऑफ टू पेयर्स ऑफ जीन, जिसमें अपने आप को क्या कर ले रहा है, सप्रेस कर ले रहा है, जीन द रेसेसिव epistatic gene mask the activity
mask the activity of dominant gene of the other gene. Mask the activity of hypostatic gene. These hypostatic gene show recessive एपिस्टेसिस. ये क्या शो करता है बेटा? रेसिव एपिस्टेसिस करता है. कौन? हाइपोस्टैटिक जीन. और एपिस्टैटिक क्या करेगा आपका? ये डोमिनेंट को. ठीक है. और इसका रेशियो याद कर लीजिए आप लोग. इसका रेशियो जो आप अभी सप्लीमेंट्री में याद करके आए थे ना, 9:3:4, वही है इसका भी रेशियो. ठीक. इन दोनों में बस अंतर क्या है? वहां कोड कलर ऑफ माउस था, यहाँ कोड कलर ऑफ माइस है. ठीक है. ये किसका है? कोड कलर ऑफ माइस. ये चूहे पे किया गया था और किस पे? चूहे पे. ठीक है. इन दोनों में बस इतना अंतर है, बाकी रेशियो सेम आएगा 9:3:4. और इसका कितना आएगा डोमिनेंट एपिस्टेसिस का? 12:3:1 या 30:3. याद रखेंगे. तो कॉम्प्लीमेंट्री का क्या रेशियो बताए? 9:7. सप्लीमेंट्री का 9:3:4. पर किसका था? कोड कलर ऑफ माउस. एपिस्टेसिस में दो है, डोमिनेंट पे क्या है? 12:3:1 या 30:3. और फिर रेशियो में क्या है? वही सेम सप्लीमेंट्री वाला 9:3:4, परंतु वहां माउस था, यहाँ कोड कलर ऑफ माइस है. ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए, कल मैं पूछूंगी. जब मैं इस चैप्टर से क्वेश्चन बनाऊंगी तो सारे क्वेश्चन मैं खुद से बनाती हूँ. सब मैचिंग में क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा. एपिस्टेसिस के बाद क्या क्या था? क्या लिखवाएं एपिस्टेसिस के बाद? उसके बाद क्या पढ़ाना है? डुप्लीकेट जीन. हो गया. चलो भाई, डुप्लीकेट जीन लिख लीजिए आप लोग. एपिस्टेसिस हो गया. और इसमें क्या होता है डुप्लीकेट जीन में बेटा? कि इसमें 2 पेयर्स ऑफ जीन, 2 पेयर्स जीन जो होते हैं, अगर उनका फिनोटिपिक देखते हैं, बाहर से अगर दोनों चीजों को देखेंगे, 2 पेयर ऑफ जीन किसी करेक्टर को शो कर रहे हैं, बाहर से देखने पे दोनों करेक्टर कैसे होंगे? फिनोटिपिक सेम होते हैं, पर जीनोटिपिक डिफरेंट होंगे. जैसे कि 2 फूल हैं. ठीक है. दोनों फूल देखने में बाहर से सेम सेम पिंक कलर के हैं, सेम शेप उसका शेप है. हम उसको देख के डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि कौन सा आपका अलग फूल है, कौन सा अलग है. ठीक है. तो ऐसे जीन को बोलते हैं डुप्लीकेट जीन. पर ये जीन कैसे होते हैं? स्यूडो डुप्लीकेट होते हैं, ये झूठे जीन होते हैं. उसका जीनोटिपिक रेशियो कुछ और आएगा, उसके जीन का कॉम्बिनेशन अलग है. ठीक है. परंतु वो जो देखने में उसका फिनोटिपिक जो आंखों से दिखाई देगा, उससे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि इन दोनों फूल में कि ये फूल कौन सा है, ये फूल कौन सा है. ठीक है. तो ये 2 तरीके के आपके फूल होते हैं, उसको मैं अभी बताती हूँ. ठीक. चल, इसमें आपका फ्रूट का शेप होता है. ठीक है. एक फ्रूट है, 2 फ्रूट का नाम है. एक का नाम है आपका सरफेड पर्स करके है. इसका नाम, आप लोग के पास मोबाइल है कि नहीं है? इसको डालिए, इसको डालिए, इसके फ्रूट का शेप डालिए, फ्रूट का शेप डालिए. और दूसरा डालिए कैप्सेला, कैप्सेला. ठीक है. वर्षा, कैप्सेला, वर्षा या बुरसा पास्चोरिस.
पास्चोरिस, इसके भी फ्रूट का शेप डालिए। ये दोनों देखिए फिनोटिपिकली सेम दिख रहे हैं, देखने में सेम दिख रहे हैं। कहाँ गई मेरी मोबाइल जी? डालो इसको। क्यों उसमें दिखा दे, पूरा चला जाएगा कि नहीं? वो होता ही नहीं मेरे से। लिखिए, अरे थोड़ा मेहनत करो, अपनी मोबाइल चलाओ। तो वाईफाई ले लो सर से, तुम लोग आते हो तो पूछ लो सर से कि सर यहाँ का वाईफाई क्या है। कोई भी चीज़ हो डाउनलोड करके जाके पढ़ाई लिखाई वाला देखो, अब मूवी मत डाउनलोड करके जाना। दोनों डाल के देखो, देखो क्या दिखा रहा है। सरफेस पर्स, रुको एक मिनट में ही देखती हूँ। हाँ तो वही चीजें हैं और क्या, अलग से कुछ थोड़ी, बस उसका नाम ही थोड़ा सा अलग होता है। पर्स एंड फ्रूट इमेज, इमेज तो ये दिख गया। और दूसरा लिखिए साइपसेला। देख रहे हो, बाहर से आप दोनों को फिनोटिपली डिफाइन नहीं कर सकते। साइपसेला फ्रूट इमेज, दोनों का जो फ्रूट है बेटा, दोनों के दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, आप देखोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके जो फ्रूट का जो शेप है, मान लीजिए इसके फ्रूट का शेप यही है, इस तरीके से इसके फ्रूट का शेप है। ठीक है, और यही सेम फ्रूट का शेप इसका भी है। ठीक, मान लो ऐसे लगा हुआ है। ठीक, हाँ तो यही चीजें सेम है। ठीक है, बस उसकी स्पीसीज क्या है, अलग अलग है। ठीक है, इसके जीनस सेम है, इसके फ्रूट का शेप सेम यही रहेगा। देखने से दोनों का फिनोटिपिकली क्या हो जाएगा, फिनोटाइप, जो करेक्टर क्या होगा, सेम होगा। इस प्रकार के जीन को बोलते हैं डुप्लीकेट जीन। डुप्लीकेट गूगल को रहने दो। और ऐसे जीन को बोलते हैं स्यूडो एलील डुप्लीकेट जीन कहा जाता है। ठीक है, डुप्लीकेट जीन का मतलब यही होता है, एक दूसरे का डुप्लीकेट, पर कैसा होना चाहिए, फिनोटिपिक। ठीक है, जैसे कि दो बच्चे हैं, दोनों ट्विंस पैदा हुए हैं, दोनों क्या है, ट्विंस है, एक लड़का या लड़की या दोनों गर्ल्स ही है, दोनों बॉयज ही हैं, ट्विंस है, पर कैसे हैं वो, सिमिलर हैं। कैसे हैं वो, सिमिलर। उनको देख के आप फिनोटिपिकली नहीं जान पाओगे कि ये क्या है, दोनों के दोनों अलग हैं। तो ऐसे उनके अंदर जो जीन है वो कैसे डुप्लीकेट, और कैसे वो जीन होते झूठे हैं। जब उनका हम जीनोटिपिक देखते हैं, जीन का रेशियो देखते हैं, तो दोनों में जो 99.9% सब सही है, 0.1% दोनों का जो है डीएनए अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो ऐसे जीन को हम क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट जीन या सीडो जीन भी बोला जाता है। इसी चीज को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। जिनका फिनोट, जो देखने में जिनका फिनोटिपिक रेशियो क्या हो, करेक्टर सेम हो, पर जीनोटिपिक अलग हो, तो ऐसे जीन को बोलते हैं डुप्लीकेट जीन। लिखिए डुप्लीकेट को, चौथा है ना, डुप्लीकेट जीन या फैक्टर। लिखो द टू पेयर of gene the two pair of gene which determine same phenotype जो क्या करते हैं, सेम फिनोटाइप शो करते हैं, ऐसे जीन को क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट जीन कहा जाता है। ठीक है, एंड डुप्लीकेट
gene also known as pseudo एलिस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? स्यूडो एलिस, झूठा। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, लायर। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखिए फ्रूट शेप ऑफ सेपरेट पर्स, सेपरेट पर्स एंड कैप्सेला बरसा या बुरसा पैस्टोरिस। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है जी? मल्टीपल एलिज्म, पांचवा। मल्टीपल एलिज्म किसी व्यक्ति में, कोई भी व्यक्ति हो, उसमें क्या हो, दो या दो से अधिक एलिल्स का प्रेजेंट होना क्रोमोसोम पे क्या कहलाता है? मल्टीपल एलिज्म। जैसे ये कोई व्यक्ति है, इसकी किसी सेल्स में, इसका कोई सेल है, इस सेल में आपका जो क्रोमोसोम पे जो आपका एलिल, वैसे मोस्टली आपका क्या हो सकता है? दो ही होता है ना, दो क्रोमोसोम पे। तो एक या तो ए हो सकता है या तो स्मॉल ए, या तो बी हो सकता है या तो स्मॉल बी, या तो ए भी हो सकता है। परंतु ऐसे कंडीशन में तीन होते हैं। यहाँ पे आपका आई भी प्रेजेंट होता है। ये कैसे व्यक्तियों में? जिसमें ए बी ओ ब्लड ग्रुप होता है। क्या होता है? ए बी ओ ब्लड ग्रुप में तीन प्रकार के एलिल्स आपके प्रेजेंट होते हैं। आई ए, आई बी, आई ओ की जगह आई आई, ये तीनों आपके प्रेजेंट होते हैं किसी एक ही व्यक्ति के क्रोमोसोम पे, होमोलॉगस क्रोमोसोम पे। तो आई ए, आई बी और आई आई, इस प्रकार के एलिज्म को क्या कहते हैं? मल्टीपल एलिज्म। वैसे मोस्टली दो ही होने चाहिए, परंतु किसी किसी में ये तीन होते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? मल्टीपल एलिज्म। ठीक है, दो या दो से अधिक एलिज का प्रेजेंट होना। चलिए इसको लिख लीजिए, मल्टीपल एलिज्म। कहीं लिखे हैं भाई, इसको भी लिखवा दें। यहाँ लिखो तो। द करेक्टर is controlled by two alleles more than character controlled by two alleles in an individual, an organism, but in case या but more than two alleles in a population is known as इस चीज को समझो भाई, ये क्या लिखा गया है? लिखा गया है एक नॉर्मल, देखो कंडीशन क्या होता है, अगर कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, उस पॉपुलेशन में क्या कहा गया? करेक्टर इज कंट्रोल बाय टू एलिल्स, दो ही एलिल से किसी भी, कोई भी आपका पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में क्या कहा गया है? कोई व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति में कहा गया कि मैक्सिमम आपके देखा जाता है कि आपके दो ही एलिल से आपके करेक्टर क्या होते हैं? कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है, परंतु कोई कोई ऐसा एक्सेप्शन होता है कि ये करेक्टर कंट्रोल करने के लिए क्या हो जाएगा? मोर देन टू एलिल्स,
दो या दो से अधिक किसी पॉपुलेशन में होगा तो उसे कहेंगे हम मल्टीपल एलिज्म। नहीं, नॉर्मल क्या होता है, दो ही एलिस आपके करेक्टर को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। इसी चीज को लिखा है, द करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय टू एलिस इन अ ऑर्गेनिज्म, नॉर्मल कंडीशन, बट मोर देन टू एलिस इन अ पॉपुलेशन इज नोन एज मल्टीपल एलिज्म। अगर आपके पॉपुलेशन में ये एबनॉर्मलिटी निकलने लगे तो उसे क्या कहेंगे, मल्टीपल एलिज्म। उसमें दो से अधिक, मतलब यहाँ 3 क्रोमोसोम पे, ये जो आपके क्रोमोसोम पे तीनों के सेम लोकेशन पे आपका IA, IB और आई तीनों के तीनों आपके अगर किसी भी कार्य को गवर्न करने लगते, प्रोटीन को बनाने लगते हैं, तो ऐसे कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलिज्म। समझ में आया? इसी चीज को लिख लीजिए यहाँ पे, मैं फिगर बना देती हूँ, फिगर लिख लीजिए, ये आप लोगों को चीजें याद रहेगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें अगर याद। मल्टीपल का मतलब होता है दो या दो से अधिक एलिल्स का प्रेजेंट हो जाना किसी भी ऑर्गेनिज्म में और वो सारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर लेगा, तो उसको क्या कहेंगे, मल्टीपल एलिज्म। अगर दो का है तो वो आपका हेल्दी है, तो उसमें मल्टीपल एलिज्म हो ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ आप फिगर बनाने के लिए बना सकते हो इस तरीके से। ये पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, पॉल्यूशन का मतलब होता है क्या, प्रदूषण। पॉपुलेशन का मतलब आबादी, इसका मतलब है आबादी, जनसंख्या। IA, IB और II है, ठीक है। और ये तीनों किसमें से, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ABO ब्लड ग्रुप। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, और AB ब्लड ग्रुप किसको शो करता है, AB ब्लड ग्रुप अभी कल ही बताए थे, ये किसका, हाँ किसको शो करेगा, कोडोमिनेंस को। और ABO ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलिज्म को, याद रखिएगा। कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ इसको लिख लीजिएगा तीनों को, यहाँ लिखो, मल्टीपल एलिल्स लोकेटेड सेम क्रोमोसोम, मल्टीपल एलिज्म लोकेटेड है सेम लोकस पे इन क्रोमोसोम, ठीक है। सारे क्रोमोसोम के सेम लोकेशन पे मल्टीपल एलिज्म के एलिस प्रेजेंट है। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या था जी, इसके बाद क्या पढ़ाई हूँ, क्या लिखवाई हूँ, प्लियोट्रॉपी, ठीक। चलो, पांच के बाद 6, प्लियोट्रॉपी। लिंकेज, डुप्लीकेट, लीथल बाकी रह गया है। करिए इसको, करिए, मैं थोड़ा सा एक मिनट देखती हूँ। एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को गवर्न करते हैं। वन जीन शोइंग वन और मोर कैरेक्टर। देखो प्लियोट्रॉपी क्या होता है बेटा, प्लियोट्रॉपी में ध्यान से सुनो, एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को गवर्न करेगा। अगर एक जीन की गड़बड़ी हो जाएगी, किसी भी क्रोमोसोम में एक जीन की गड़बड़ी हो जाएगी, तो उस गड़बड़ी से वो आपके जो बॉडी में जो फंक्शन है उसमें एक से अधिक कैरेक्टर को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो एक जीन एक कैरेक्टर को नहीं, एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को क्या करता है, गवर्न करता है। अगर किसी व्यक्ति में सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया किसमें होता है, हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है,
हीमोग्लोबिन में क्या होता है, 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन होता है, यही होता है ना। एक मिनट, इसका मतलब क्या है, इसमें एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, सिकल सेल एनीमिया में बेटा हमारा जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ये टेट्रा होता है तो 1 2 3 4 बनाता है, जिसमें 2 अल्फा 2 बीटा, तो ये अल्फा अल्फा और ये बीटा बीटा चेन होते हैं। इसमें 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चेन होते हैं, किसमें, हमारे हीमोग्लोबिन में। ठीक है, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो जो बीटा चेन होता है, बीटा चेन के 6 पोजीशन पे, किस पे, बीटा चेन का ये जो हीमोग्लोबिन का ये जो बना है, इसमें मान लो सपोज दैट ये क्या है, 6th पोजीशन, क्रोमोसोम के बीटा चेन के 6th पोजीशन पे जो क्रोमोसोम है, उसमें ये जो जीन होता है 6वें पे, इसमें आपका क्या होता है, ग्लूटामिक जो आपका जीन होता है किसमें चेंज हो जाता है, वैलिन में ना। तो पहला तो करेक्टर ये है, ये चेंज होया। जैसे ये चेंज होता है बेटा, वैसे ये जो इसका शेप होता है, जो हमारी आरबीसी है, आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाई कनकेव होता है। ठीक है, और ये आरबीसी कैसे चेंज हो जाएगी, सिकल शेप, हंसिए की तरह। देखते हो ना, जो गांव में लोग फसल काटते हैं हंसिए, तो हंसिए की तरह हमारा क्या होता है, इसका शेप चेंज हो जाता है। इस तरीके से इसका शेप हंसिए की तरह चेंज हो जाता है। यही ना, यहाँ पे हत्था लगा दो, यही ना होता है ऐसे काटने वाला। ठीक, तो ये हंसिए की तरह इसको कहते हैं सिकल शेप। एक तो पहली चीज अमीनो एसिड में गड़बड़ी हो गई। ठीक है, एक ही जीन में गड़बड़ था ना, 6 पोजीशन के एक ही जीन में, उसने क्या कर दिया, अमीनो एसिड को भी गड़बड़ कर दिया। ठीक, दूसरा क्या, इसका शेप भी बदल दिया, सिकल शेप हो गया। अब जो आरबीसी आपके ब्लड वेसल में आराम से घूम रही थी, अब यहाँ क्या हो गया, ये सिकल शेप हो गया। अब जब सिकल शेप हो जाएगा बेटा, तो यहाँ बाकी और सारी आरबीसी से पास नहीं हो पाएंगे ना, तो यहाँ ब्लॉकेज होने लगेगा। तो इस कंडीशन में आपकी ये जो ये वॉल है, इस पे प्रेशर या तो ये फट सकती है, या तो आपको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, या तो आपकी बीपी बढ़ेगी, तो क्या हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया यही होता है। सिकल सेल एनीमिया क्या है, हीमोग्लोबिन के बीटा चेन के 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड किसमें चेंज हो जाती है, वैलिन में। ग्लूटामिक आपका एक तरीके का अमीनो एसिड होता है। मैंने आप लोगों को अमीनो एसिड समझाया था ना। प्रोटीन किससे बनी होती है, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड ढेर सारे, लगभग प्रोटीन के कितने अमीनो एसिड, प्रोटीन की यूनिट क्या है, इकाई अमीनो एसिड। 51 अमीनो एसिड ऐसे जुड़ करके क्या बना लेते हैं, फर्स्ट प्रोटीन क्या बनाए थे, इंसुलिन। क्या बनाया था, 51 प्रोटीन। ठीक है, 51 अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो पहला प्रोटीन क्या बनता है, इंसुलिन बनता है। ठीक है, तो यहाँ जो हीमोग्लोबिन है बेटा, तो आपको मैंने अमीनो एसिड के बारे में बताया था। अमीनो एसिड 2 प्रकार का होता है, एक आपका इसेंशियल होता है, क्या होता है, नॉन इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब होता है जिस चीज की जरूरत हो, जब हमको आवश्यकता है, इसका मतलब वो चीज हमारी बॉडी में नहीं बन रही तो हम उसको बाहर से लेंगे। ठीक है, और नॉन इसेंशियल मतलब जो हमको आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी वो बॉडी बना रही है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी बनाती है, इसको बॉडी से बाहर लेते। तो जो इसेंशियल में क्या आप लोगों को मैंने ट्रिक बताया था, वीआईपी हॉल में टी याद करने के लिए, वीआईपी हॉल में टीटी बताया था ना, यही आप लोगों को। तो वी से क्या हो जाएगा, वैलिन। वी से क्या हो जाएगा, वैलिन। जो अभी आपका चेंज हुआ है, ग्लूटामिन आपका किसमें चेंज हुआ है, वैलिन में। आई से आइसोल्यूसिन, पी से फिनाइलिन, ठीक है, एच से हिस्टिडीन, ए से आर्जिनिन, एल से ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफान और टायरोसिन। ठीक है, इतनी सारी आपकी अमीनो एसिड क्या है, इसेंशियल। जो बचा कुचा हो क्या है, नॉन इसेंशियल। ये याद कर लोगे, ये ऑटोमेटिक चूज कर लोगे। इसमें से कोई रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, इसेंशियल नहीं है तो नहीं। तो यहाँ पे जो ये वैलिन है और इसमें जी आता है, इसमें ग्लूटामिन। पहले ये आपका किसमें अमीनो एसिड था, आपकी अल्फा चेन के 6 पोजीशन पे, परंतु ये किसमें चेंज हो गया, वैलिन में। अब जैसे वैलिन में चेंज हुआ तो जीन में क्या हो गई, गड़बड़ी हो गई, और सब कार्य किसमें हो रहा है,
हीमोग्लोबिन में हो रहा है तो हीमोग्लोबिन का ये क्या कर देगा, शेप बदल देगा। तो ऐसे जीन को, ये जिस जीन की वजह से हो रहा है, ऐसे जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं, जो एक से अधिक कैरेक्टर को क्या करता है, गवर्न करता है। ठीक है, तो ऐसे जीन को क्या कहेंगे, प्लियोट्रॉपिक जीन कहा जाता है। चलिए समझ में आ गया कि नहीं, तुम लोगों को लिखवा दें, चलो आ जाओ। इतना खचपच कर देती हूँ। समझ में आया कि नहीं, प्लियोट्रॉपी, एक जीन एक से अधिक करेक्टर को गवर्न करेगा तो उसको कहेंगे प्लियोट्रॉपी। ऐसे जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन और इस फिनोमिना को प्लियोट्रॉपी। चलिए लिख लीजिए भाई, लिखो, वन जीन कंट्रोलिंग मोर वन आर मोर करेक्टर। लिखो, वन जीन, वेन या वेन वन जीन लिखो, वेन जब वन जीन कंट्रोलिंग या आर शोइंग मोर देन वन करेक्टर, तो ऐसे जीन को क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपी। दिस टाइप जीन इज नोन एज प्लियोट्रॉपिक जीन, और ये फिनोमिना क्या कहलाएगा, प्लियोट्रॉपी कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लोग देख लो, जैसे आप देख लीजिए, अभी आप मेंडल वाला ही देखे थे ना, उसमें क्या था, सीड कलर, सीड का कलर क्या क्या था, ग्रीन था। देख रहे, एक जीन दो करेक्टर को शो कर रहा है कि नहीं, उसका फ्लावर का कलर वो भी करेक्टर को शो कर रहा है कि नहीं, तो वही आपका क्या है, प्लियोट्रॉपी, वो भी है, और सिकल सेल एनीमिया भी आपका क्या है, प्लियोट्रॉपी। तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए, सीड कलर, सीड का कलर, सेप, ठीक है, सेप भी है, और एक और क्या मैंने लिखवाया है, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। इसमें आपको लिखना है तो इस तरीके से लिखवा लो, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में आपका क्या होता है, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन, टेट्राइड कंडीशन में होंगे। इसके किस पे, 6th पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे क्या हो गया, जीन की गड़बड़ी हो गई, जीन का क्या हो गया, जीन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये आपका ग्लूटामिक अमीनो एसिड को चेंज कर देता है वैलिन में। एक तो पहला ये कार्य किया, एंड जब वैलिन में ये चेंज होगा तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का शेप चेंज हो जाएगा, चेंज शेप ऑफ आरबीसी, आरबीसी का क्या हो जाएगा बेटा, शेप चेंज हो जाएगा। शेप कैसा हो जाएगा, सिकेल्ड शेप, सिकेल्ड शेप हो जाएगा, आरबीसी कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये दो करेक्टर, एक करेक्टर यहाँ शो कर रहा है, एक करेक्टर इसका शेप ही बदल दे रहा है, जिसको कहेंगे सिकल सेल एनीमिया। चीजें याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है सिकल सेल एनीमिया में बीटा सेल के किस पोजीशन पे ग्लूटामिक से वो चेंज होता है, 6th पोजीशन पे। या तो सिकल सेल एनीमिया में कौन सा एमिनो एसिड किस में चेंज होता है, ये भी पूछ सकता है। आरबीसी किस में चेंज हो जाती है, उसका शेप कैसा हो जाता है,
क्वेश्चन कैसे भी एक ही क्वेश्चन से आपको दूसरा दूसरा मिल जाएगा, पर पढ़े रहोगे चीजें याद रहेंगी तब। प्लियोट्रॉपी के बाद क्या बचा है बेटा? लीथल जीन। लीथल बच गया है और एक और है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। दो है ना, भी तो हो गया। इतना याद हो गया, ओवर तो नहीं हुआ ना, दिमाग में घुस गया ना सब। चल इसको लिख लो, लीथल जीन के बारे में बता रही हूँ। चलिए सुनिए भाई, लीथल जीन क्या होता है? लीथल का मतलब होता है डेथ, ठीक है। ऐसा जीन जो डेथ को कॉज कर दे उसको क्या कहते हैं? लीथल जीन। ऐसा जीन जो जिसके बॉडी में ट्रांसफर हो गया तो व्यक्ति की क्या हो जाए? डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो ऐसे जीन को क्या कहते हैं? लीथल जीन। इस कंडीशन में किया क्या गया था बेटा? इसमें एक माइस लिया गया था, चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो चूहा जो लिया गया था येलो कलर का था, ठीक है। तो उसमें उसका हेट्रोजाइगस कंडीशन में लेकर के उसको क्या कर दिया गया? क्रॉस करवा दिया गया। उसके बॉडी का क्या कर किया गया? क्रॉस करवाया गया, उसमें सेल निकाल करके। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इन दोनों के बीच में जब सेल्फिंग कराया गया F1 जनरेशन वाले में, तो देखा गया इसमें 4 प्रकार के आपके गैमेट बने। यहाँ आप देख लो, यहाँ सेल्फिंग करवा लो, नहीं तो गैमेट ही बना लो। लो गैमेट बनाओ, यहाँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये कैपिटल यहाँ लाओ, कैपिटल कैपिटल हो गया, फिर इसका इधर लाओ कैपिटल और स्मॉल, फिर ये लाओ कैपिटल और स्मॉल, फिर ये लाओ, ये दोनों क्या है? स्मॉल स्मॉल। अब इसमें कंडीशन कहाँ फंसी? उन्होंने देखा कि इन सब में ये तीनों क्या है? जिंदा है। ये 3 प्रकार के जो चूहे थे ये क्या थे? जिंदा थे। ये भी क्या है? होमोजाइगस कंडीशन है। ये भी क्या है? होमोजाइगस है। चाहे रेसिव रहे चाहे डोमिनेंट रहे, दोनों कैसे कंडीशन है? होमोजाइगस है। और ये दोनों क्या है? कैपिटल वाई था, स्मॉल। ये दोनों क्या है आपका? हेट्रोजाइगस कंडीशन। ये तो आराम से जिंदा रहेंगे, ठीक है, क्योंकि यही आए हैं, ये आराम जिंदा रहेंगे। उन्होंने देखा ये भी जिंदा है, पर मरा कौन? जो आपका डोमिनेंट क्या था? डोमिनेंट होमोजाइगस थे, ये वाले चूहे की डेथ हो गई। जब उन्होंने उसके बारे में सर्च किया तो पता चला इसके ही अंदर क्या आया है? लीथल जीन इसी के अंदर ट्रांसफर हुआ है, इसलिए इसका डेथ हो गया। तो जो काज निकला क्या वो आया आपका? लीथल जीन, जिसके वजह से चूहे का डेथ हो गया। तो क्वेश्चन में हमेशा याद रखेंगे, होमोजाइगस में कैसा? डोमिनेंट होमोजाइगस जो रहेगा उसमें ही आपका लीथल जीन आता है, मोस्टली इसी में ट्रांसफर होता है, क्योंकि वो सब में डोमिनेंट है और उसी में वो जीन क्या होगा? ट्रांसफर होगा। और इसलिए ये वाले जो चूहे मर जाते हैं, बाकी हेट्रो और होमोजाइगस का रेशियो ये सारे के सारे बच जाते हैं। तो इन सारे में किसमें आपका जो मरा, इसका मतलब डेथ काजिंग जीन इसी में ट्रांसफर हुआ। तो ऐसे जीन को क्या कहते हैं? लीथल जीन या डेथ काजिंग जीन कहा जाता है, ठीक है।
इसको भी लिख लो जब तक सर नहीं आ रहे, 5 मिनट और ले लेते, ये भी खत्म हो जाए। लीथल जीन का मतलब होता है डेथ काजिंग जीन, लिख लो। कहाँ गया जी लीथल जीन, लिखो लीथल जीन, या इसी को कहते हैं डेथ कॉजिंग जीन, डेथ कॉजिंग। लिखो दे राइज वेन अ म्यूटेशन टू अ नॉर्मल एलील, दे, लिखो मेरे साथ साथ क्योंकि सर अभी क्लास लगेंगी, लिखो वेन अ म्यूटेशन, दे राइज वेन अ म्यूटेशन टू अ नॉर्मल alleles disturb the function of an essential gene without this essential gene क्या लिखें, डिस्टर्ब द फंक्शन ऑफ एन इसेंशियल जीन, अच्छा, विदाउट दिस इसेंशियल जीन द ऑर्गेनिज्म डाइज या डाई। अगर ये इसेंशियल जीन उसके बॉडी में नहीं रहेगा तो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, डाई कर जाता है बिना इसके। दिस जीन इज कॉल्ड लीथल जीन। क्यों, क्योंकि बेटा लीथल जीन में क्या हो गया, जो नॉर्मल जीन था उसमें क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, और म्यूटेशन होने के बाद जीन क्या हो गया, डिस्टर्ब, खराब हो गया। अगर बिना इस जीन के कोई भी व्यक्ति क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रहता, तो इसी जीन को ही क्या बोलते हैं, लीथल जीन कहा जाता है या डेथ काजिंग जीन, डेथ काजिंग जीन। फिर इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया माइस के ऊपर और देखा गया डेथ काजिंग जीन किसमें है, डोमिनेंट होमोलॉगस, बस हो गया था, डोमिनेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम में। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, एग्जाम्पल में लिख लो, येलो कलर ऑफ माइस या रैट इज डोमिनेंट lethal in homozygous कंडीशन। थोड़ा तेज आप लोग लिखो, होमोजाइगस कंडीशन, कैपिटल स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल वाई, इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस का, इसके 2 गैमेट बना लो, कैपिटल स्मॉल बना लो, इसके 2 बना लो, कैपिटल और स्मॉल, इन दोनों में क्रॉस करा दो। ये 3 प्रकार के जो चूहे रहेंगे बेटा, ये दोनों येलो हो जाएंगे और ये ब्लैक हो जाएगा, ये ब्लैक प्रकार का रहता है, और ये भी आपका येलो है, और ये येलो कैसा है, ये डोमिनेंट है, और ये येलो कैसा था, हेट्रोजाइगस है, और ये तीनों क्या होंगे, लाइव हैं, जिंदा रहेंगे, ये तीनों क्या होंगे, लाइव रहेंगे, जिंदा रहेंगे, और ये क्या हो जाएगा, इसका डेथ हो जाएगा।
डेथ हो जाएगा, इसका मतलब इसी में क्या आया है, लीथल जीन ट्रांसफर हुआ है। समझ में आया? देखो येलो ये भी है, 2 कलर के बीच में किया गया था। ऊपर अगर लिखना हो तो लिख लेना, इसके ऊपर अगर लिखना हो तो ये आपका येलो हो गया और ये क्या हो गया, ब्लैक। 2 तरीके के चूहे के बीच में कराया गया तो ये आपको ये मिला, येलो मिला। इसकी फिर से सेल्फिंग करा देंगे तो आपको ये चारों मिल जाएंगे, जिसमें ये भी येलो ये भी येलो। पर देखा गया ये येलो जो है ये इसकी डेथ नहीं हुई, पर जो ये येलो था इसका डेथ हो गया। इसका मतलब जो आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन था इसमें लीथल जीन ट्रांसफर नहीं हुआ, किसमें ट्रांसफर हुआ है, होमोजाइगस के डोमिनेंट में, इसलिए इसकी डेथ हो गई और ये येलो बच गए। ठीक है, तो ये तीनों येलो और हेट्रोजाइगस येलो और ब्लैक, ये तीनों की तीनों जिंदा है। और ये इसकी डेथ हो गई किसके वजह से, इसकी डेथ हुई लीथल जीन, डेथ काजिंग, यही आपका लीथल जीन है बेटा। इसी में आपका जीन का क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। हो गया। इसके ऊपर अगर लिखना होगा, ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, इसको आप इस तरीके से लिख के वहां पे कर सकते हैं। ये आपका F1 जनरेशन है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे F1 जनरेशन है, फिर यहाँ F1 जनरेशन का हमने क्या करवा दिया है, क्रॉस करवा दिया है, सेल्फ क्रॉस करवा दिया, तो ये चीजें मिली। ठीक है, कल आपका एक बस बचा है क्या, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बचा है। फिर उसके बाद आप लोगों को बताऊंगी सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, सेक्स किस तरीके से आपका डिटर्मिनेट होगा, और जेनेटिक जो जेनेटिकल जो डिसऑर्डर है, ऑटोजोमल क्या होता है, रेसिव क्या होता है, डोमिनेंट कौन कौन से है, कलर ब्लाइंडनेस में क्या आएगा, फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है, ये सारी चीजें। अभी थोड़ा सा नीचे ही कर दो भाई, देखो इसको जल्दी लिखो, मैं सर का भी तो टाइम ले लूंगी। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, हो तो बताइएगा, मैं बाहर बैठी हूँ। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू टू एवरीवन।